लेक्चर 3 ये इक्विलिब्रियम का शुरू हो गया है और इसमें मैंने आपको एक ये प्रॉब्लम करने के लिए दी है। एक ये सिंपल केमिकल रिएक्शन है जिसके स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स मैंने लिख दिए हैं। उसके लिए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc बताना है कि क्या होगा। दैट मीन्स क्या फॉर्मूला हम लिखेंगे Kc के लिए। ये मेरा क्वेश्चन आपसे है, तो इसे जल्दी से करो और फिर मैं आगे प्रोसीड करता हूं। आप लोगों ने K की वैल्यू निकालनी है, Kc की वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू निकाल दी मैंने। C स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट करता है कॉन्सेंट्रेशन टू द रेज 1 मल्टीप्लाइड बाय D कॉन्सेंट्रेशन टू द रेज 4, ये वाला स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट लिखना पड़ेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द रेज 2, ये वाला 2, मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द रेज 3। ये हमारा आ गया एक K जो कि कांस्टेंट है फॉर गिवन रिएक्शन के लिए। अगर ये गिवन रिएक्शन के लिए गिवन सेट ऑफ कंडीशन में टेम्परेचर पर, प्रेशर पर एंड दूसरी सारी बाकी कंडीशंस कांस्टेंट हैं, तब इसका मतलब ये हो गया है कि ये सारी वैल्यूज बिल्कुल फिक्स हैं। अगर मैं इन वैल्यूज को चेंज कर दूंगा, सी का कॉन्सेंट्रेशन मान लो जैसा मैंने अभी आपको यहां पर लिख करके दिया कि सी का कॉन्सेंट्रेशन दे दिया आपको 1.9 मोल पर लीटर एट इक्विलिब्रियम। ये वर्ड साथ बड़ा इंपॉर्टेंट है। एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन दिया है आपको, कहीं और नहीं दिया। जब इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है तो हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन तो फिक्स हुआ करते हैं। इक्विलिब्रियम जब रुक आ जाता है, इक्विलिब्रियम जब एस्टेब्लिश हो जाता है, तब कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल फिक्स हो जाता है, रिएक्टेंट का भी एंड प्रोडक्ट। के की वैल्यू फिक्स हो जाती है किसी एक गिवन कंडीशन में। अब ये वैल्यूज कॉन्सेंट्रेशन की अगर मैंने चेंज कर दी तो इसका मतलब है के चेंज हो गया, जबकि के किसी एक गिवन कंडीशन, किसी एक गिवन रिएक्शन के लिए गिवन सेट ऑफ कंडीशन में चेंज नहीं होता। दैट मीन्स अगर आपको के कह दिया तो उसके लिए जो आपने एक्सप्रेशन लिखा, ये एक्सप्रेशन मैंने लिखा, तो अब कॉन्सेंट्रेशन ये बिल्कुल फिक्स होगा। कोई एक फिक्स कॉन्सेंट्रेशन पर ये कॉन्सेंट्रेशन फिक्स होगा जिसकी पावर 4 का प्रोडक्ट सी की पावर 1 से करने पर, फिर ये रिएक्टेंट का करने पर, ये रेशो जो आएगा वो Kc आ जाएगा। हाँ, अगर ये इक्विलिब्रियम ना होता, रिवर्सिबल रिएक्शन होता, सेम रिएक्शन में लेता हूं, देखो बड़ी समझने की बात है, ये थोड़ी सी बारीक बात है। सेम रिएक्शन लिया मैंने 2A प्लस 3B गिविंग यू C प्लस 4D। अब ये इक्विलिब्रियम नहीं अचीव हुआ, रिएक्शन चल रहा है, सी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता चला जा रहा है, डी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता चला जा रहा है, बी का कॉन्सेंट्रेशन कम होता चला जा रहा है, ए का कॉन्सेंट्रेशन कम होता चला जा रहा है। अब ये अपने मोशन में है, रिएक्शन रुका हुआ नहीं है, यानी इक्विलिब्रियम अभी एस्टेब्लिश नहीं हुआ, चेंज हो रहा है, रिएक्टेंट कम होते चले जा रहे हैं, प्रोडक्ट बढ़ता चला जा रहा है। एक स्टेट ऐसी आएगी कि रिएक्टेंट रुक जाएगा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होना बंद हो जाएगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना बंद हो जाएगा। वो स्टेट ही इक्विलिब्रियम की स्टेट है। अगर मैं आपसे बोलूं कि हमने रेशो निकाला, इसका के बोल दिया मैंने, अब के सी नहीं बोलता, या मैं इसको कोई और शब्द ले लेता हूं, क्यू ले लेता हूं यहां पर, इज इक्वल टू ये सी डी टू द रेज 4 टू ए टू द रेज 4 सॉरी 2 b टू द रेज 3। ये मेरे पास अगर किसी एक ऐसे इंस्टेंट पर, किसी एक ऐसे समय पर ये रेशो मैंने लिया जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं था, तब ये वेरी कर रहा है, सी वेरी कर रहा है, डी वेरी कर रहा है, क्यू अभी रुका हुआ नहीं है, क्यू चेंज हो रहा है, अभी मैं इसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं कह सकता। यानी किसी भी टाइम पर मैं इस रेशो को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं लूंगा। जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा तब मैं इस रेशो को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लूंगा। ये क्यों फिलहाल जब इक्विलिब्रियम नहीं एस्टेब्लिश हुआ
तब तक ये के नहीं बोला जाएगा। जब हाँ ये चेंज होना बंद हो जाएंगे, चेंज होना बंद हो जाएंगे तो क्या होगा, अब मैं बोलूंगा कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया। समझ लगती है ये वाली बात? हम इसको बहुत सारे एग्जाम्पल से सोच सकते हैं। तो वेल, फिलहाल तो मैं एक्सप्रेशन की बात कर रहा था आपसे, एक्सप्रेशन आपने बता दिया। ये के सी यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तब आप बता पाओगे जब इनके कॉन्सेंट्रेशन रुक गए हैं, चेंज होना बंद हो गया है इनके कॉन्सेंट्रेशन का, यानी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया है। जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होगा, ऐसे केस में हम इस के को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बोलेंगे। हाँ, रेशो तो निकाल ले सकते हैं, किसी भी स्टेट में निकाल लो, उस रेशो को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बोलेंगे। जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, उस रेशो को हम बोलेंगे कि ये पर्टिकुलर रेशो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो ये जो टॉपिक हम अब शुरू कर रहे हैं आज के लिए, ये है एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या यूज हम कर सकते हैं। जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो दोनों डायरेक्शन में चलते हैं, उस डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करने के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ साथ एक और वैल्यू होती है जो कि क्यू कहलाती है, जो कि मैं अभी बताने की आपको कोशिश कर रहा था, उसको भी हम आज थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखो, एक सिंपलेस्ट रिएक्शन लो, जैसे के की वैल्यू मान लो 1 आ गई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी की वैल्यू लेट 1 है, तो ये 1 क्या इंडिकेट करती है कि जितने रिएक्टेंट हैं उतने प्रोडक्ट हैं, अगर कोई एक सिंपल रिएक्शन है तो। जैसे A प्लस बी इज गिविंग यू C प्लस डी, इन दोनों का प्रोडक्ट लिया मैंने, प्रोडक्ट्स का C एंड D, रिएक्टेंट का लिया मैंने A एंड B, इनका मल्टीप्लीकेशन, इसका मल्टीप्लीकेशन 1 आया, के सी का मतलब यही तो है, के सी 1 अगर आ गया, और अगर मैं कहता हूं ये अमाउंट ज्यादा है प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट का अमाउंट कम है, तो ये के 1 से ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। अगर 1 से ज्यादा शुरू हो गया होना, इसका मतलब है प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो रहा है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना शुरू हो गया है। और अगर ये काफी ज्यादा बढ़ गया, मान लो ये 10 हो गया, के की वैल्यू 10 आ गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है सी एंड डी का, ये सी लिया मैंने एंड डी लिया, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट रिएक्टेंट के प्रोडक्ट से 10 टाइम्स ज्यादा है। ये वैल्यू सपोज करते हैं 5 आ गई, तो मुझे इसे 50 लेना पड़ेगा ना, तभी तो 10 आएगा। ये 10 कब आएगी वैल्यू, जब ऊपर वाला ये सी एंड डी का प्रोडक्ट ज्यादा होगा, मतलब सी एंड डी यानी प्रोडक्ट जब ज्यादा होंगे तब के की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। अब जितना ज्यादा होता चला जाएगा ये के, उसी रेशो में मेरे पास प्रोडक्ट ज्यादा होता चला जा रहा है। तो एक जो एप्लीकेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, वो तो बड़ी सिंपल है कि हमें इसकी वैल्यू देख करके ये पता चल जाता है कि रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम है वो कहां पर जाकर के रुका है। इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट ज्यादा वाली साइड रुका है या बिल्कुल बराबर बराबर वाली साइड रुका है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों में बराबर है, या इक्विलिब्रियम रुका है कि जिसमें रिएक्टेंट ज्यादा है एंड प्रोडक्ट कम है। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप कि ये वाली बात आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि रिवर्सिबिलिटी का रिलेशन हमारा केसी की वैल्यू के साथ है। अच्छा, मैं कहता हूं कि के की वैल्यू 10 आ गई, तो 10 गुना ज्यादा प्रोडक्ट मिल गया। के की वैल्यू मैं कहता हूं 100 आ गई भाई, तो यानी 100 गुना ज्यादा प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट का प्रोडक्ट अगर 1 मोल आ रहा है तो प्रोडक्ट का मल्टीप्लीकेशन 100 आना चाहिए, तो काफी ज्यादा है, यानी नेग्लिजिबल हो गया लगभग रिएक्टेंट। और अगर मैं बोलता हूं कि के की वैल्यू 1000 आ गई, इसका मतलब ये हो गया कि प्रोडक्ट जो हमने बनाए उनका मल्टीप्लिकेशन जो भी आया हमारा XYZ प्रोडक्ट्स का P1 एंड P2,
एंड रिएक्टेंट के जो कॉन्सेंट्रेशन हमने लिए, रिएक्टेंट R1 एंड R2 मैं ले सकता हूं यहां, तो इस कॉन्सेंट्रेशन से प्रोडक्ट के मल्टीप्लिकेशन का जो रेशो आया वो 1000 गुना आया, 1000 डिवाइडेड बाई 1 आया, तभी ये वैल्यू के की हमारे पास 1000। अब तो और कम हो गया, नेग्लिजिबल है, यानी रिएक्टेंट ना के बराबर हो गया, सारा का सारा प्रोडक्ट ही है। तो हम बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम लगभग कंप्लीशन पर पहुंच गया, यानी प्रोडक्ट लगभग सारा बन गया, ना के बराबर रिएक्टेंट है। अच्छे रिएक्शन काउंट होंगे, ये हमारी मर्जी के रिएक्शन काउंट होंगे कि उसने कंसिडरेबल प्रोडक्ट दे दिया। और अगर रिवर्स है, मान लो ये वैल्यू सपोज करते हैं बिल्कुल जो है 1/10 आ गई, 1/10 आने का मतलब के की वैल्यू नीचे वाला पोर्शन ज्यादा है, ये 10 है प्रोडक्ट, सॉरी रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन 1 है। और अगर ये मैं 100 कर देता हूं तो सारा का सारा रिएक्टेंट ही है, प्रोडक्ट तो कम है। अगर मैं इसे 1000 कर देता हूं 1/1000, या मैं इसे ऐसे बोल सकता हूं 10 टू द रेज -3, अगर के की वैल्यू 10 टू द रेज -3 है, तो जो भी रिएक्टेंट मैंने लिए हैं वो कॉन्सेंट्रेशन उनका 1000 है, एंड जो प्रोडक्ट बने हैं वो 1 बने हैं, तो बना ही नहीं मतलब प्रोडक्ट। इक्विलिब्रियम जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड है। तो हम इस वैल्यू को चेक करके कुछ चीजें देख सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और हम रिएक्शन के बारे में बता सकते हैं कि वो किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें ये बताता है कि रिएक्शन का डायरेक्शन क्या है। अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं आपको, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये प्रेडिक्ट करता है कि केसी की वैल्यू ये प्रेडिक्ट करती है कि रिएक्शन का डायरेक्शन क्या है। अगर केसी की वैल्यू 10 टू द रेज 3 या उससे ज्यादा है तो ये रिएक्शन लगभग प्रोडक्ट जो हैं वो एक्सक्लूसिवली बन जाएंगे, प्रिडोमिनेट करेंगे, ना के बराबर रिएक्टेंट कहलाएगा। केसी की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब ये है कि रिएक्शन अपने लगभग कॉम्प्लीट, 100% तो पहुंचेगा नहीं है कभी, ये ध्यान रखना। अगर 100% जीरो रिएक्टेंट बच गया तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन हो गया फिर। हम लेकिन बात रिवर्सिबल रिएक्शन की कर रहे हैं। अब आपने जीरो लिख दिया रिएक्टेंट बिल्कुल, और 100% प्रोडक्ट लिख दिया। अब जब ये रिएक्शन हो चुका तब मैं इसे इरिवर्सिबल, यानी प्रोडक्ट के बाद रिएक्टेंट तो बनेगा ही नहीं। अब अगर नहीं बन रहा है तब ये इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाएगा। तो भले ही वो नेग्लिजिबल सा अमाउंट रहे, वो इतना कम हो कि मैं 10,000 मोल प्रोडक्ट के लिख दूं और 0.01 मोल रिएक्टेंट के लिख दूं, लेकिन कुछ ना कुछ अमाउंट जरूर रहता है, तभी वैल्यू ये आएगी। अदरवाइज अगर मैंने यहाँ प्रोडक्ट लिखा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, और ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया, अगर इसको 0 लिख दिया फिर तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा ना के की वैल्यू। तो कुछ ना कुछ तो के की वैल्यू होगी, भले ही बहुत कम, ना के बराबर भले ही वैल्यू ये आ जाए। तो आपको ये बात अच्छी तरह से आई होप कि समझ आ गई होगी। नहीं समझ आ गई होगी तो आप मेरे से बिल्कुल इसे पूछ लोगे सही से। एक तो आपने ये बात अच्छी तरह से सोचनी है। इसके बाद अगर मैं और फर्दर प्रोसीड करता हूं इसे, यानी मैं बोलता हूं कि ये वैल्यू, ये मैं अभी करा रहा हूं, 1 मिनट, न्यूमेरिकल है, इसको मैं भी करता हूं डिस्कस। ये तो कर लिया हमने, अभी की है बात। सेकंड केस है, अगर केसी की वैल्यू, फर्स्ट केस हमने किया 10 टू द रेज 3 से ज्यादा है केसी की वैल्यू, सेकंड केस किया केसी की वैल्यू काफी कम है, 10 टू द रेज -3 या उससे भी कम, तब इसका मतलब है प्रोडक्ट बना ही नहीं, या नेग्लिजिबल अमाउंट बना है, इतना कम बना है कि हम उसको ये बोलेंगे कि वो ना के बराबर एग्जिस्ट करेगा, या बोल सकते हैं कि रिएक्शन नहीं हुआ। इतना कम बना कि बोल सकते हैं कि रिएक्शन प्रोसीड नहीं हुआ। एक और तीसरा केस है, हम बोल सकते हैं, जिसमें 10 टू द रेज -3 से लेकर 10 टू द रेज 3 के बीच में अगर वैल्यू आती है, अब ये कितनी भी हो सकती है, 10 टू द रेज -2 भी हो सकती है, 10 टू द रेज -1 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 10, इसके अलावा 10 टू द रेज 2 भी हो सकती है,
ये बीच में अगर वैल्यू, तो एप्रिशिएबल कॉन्सेंट्रेशन होता है रिएक्टेंट का भी एंड प्रोडक्ट का भी। यानी जो हमारे रिवर्सिबल रिएक्शन की रेंज है वो क्या है, के सी की वो वैल्यू जो 10 टू द रेज -3 से लेकर 10 टू द रेज 3 के बीच में एग्जिस्ट कर रही है, वो कंसिडरेबल रिवर्सिबल रिएक्शन काउंट होता है। अदरवाइज इनके अलावा इससे एक्सीड हो गई, इससे कम हो गई, मान लो इससे कम है, तो हम क्या बोलेंगे कि रिएक्शन नहीं हो रहा है। बोल क्या, अगर हमने 10,000 मोल लिए और उसमें 0.01 मोल प्रोडक्ट बन भी गया तो हम बोलेंगे नहीं, इतने कम हमें नहीं प्रोडक्ट चाहिए। ऐसे रिवर्सिबल रिएक्शन को हम बोल देंगे कि रिएक्शन हो ही नहीं रहा है। तो ये रेंज जो काउंट की जाती है, जो थर्ड पॉइंट लिखा है, ये थर्ड पॉइंट क्या बता रहा है कि केसी की वैल्यू जिसमें कॉन्सिडरेबल अमाउंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का दोनों का होता है, वो वैल्यू 10 टू द रेज -3 से लेकर के 10 टू द रेज 3 तक होती है। रेशो ही तो है ना ये, तो रेशो ही की बात ये हो रही है। तो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूं कि कोई रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, केसी की वैल्यू बढ़ रही है, ये कम है वैल्यू, 10 टू द रेज -5 है, -4 है, -3 है, -2 है, 10 है, इसके बाद 1 हो गई वैल्यू केसी की, फिर 10 टू द रेज 2 हो गई, 10 टू द रेज 3 हो गई, 10 टू द रेज 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, बढ़ती जा रही है। दैट मीन्स केसी की वैल्यू लेफ्ट से राइट तक बढ़ रही है। हम यहां पर एक ऐसी स्टेट को, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे, किस रेंज को हमने कंसीडर कर रखा है, माना है इन दो रेंज को, 10 टू द रेज -3 से लेकर 10 टू द रेज 3 तक की रेंज को हम मानते हैं कि ये इक्विलिब्रियम है। उससे नीचे वाली रेंज को मना कर देते हैं कि ये कोई रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है और नेग्लिजिबल अमाउंट, क्योंकि रिएक्टेंट के या फाइनल प्रोडक्ट के इसमें कंसिडरेबली नहीं बन पा रहे। तो ये बड़ा एक सिंपल सा डिस्कशन है। इसी को लेकर के हम एक और कांस्टेंट की बात करेंगे जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं होगा, जिसको हम इक्विलिब्रियम कोएफिशिएंट बोल रहे होते हैं। वो वैल्यू किसी एक रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ कंपेयर की जा सकती है और उससे भी हम डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो यहां तक एक छोटी सी बात आपने ये जानी कि k की वैल्यू हमें क्या रखनी चाहिए ताकि हमें ये पता चल जाए कि रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा। यहां पर ये एक जो प्रॉब्लम दी गई है, जब आप इसको पढ़ते हो तो हमें दो रिएक्शंस दिए गए हैं, इन दो रिएक्शन के लिए k की वैल्यू को कंपेयर करना है। ये आंसर भी गिवन है लेकिन मैं फिर भी इसे समझा रहा हूं आपको। इक्वेशन नंबर 1 है मेरे पास। इस इक्वेशन नंबर 1 के लिए मैं k लिख सकता हूं, k1 मैंने क्या लिखा, प्रोडक्ट NO पावर 1 लिखूंगा मैं, ये 1 लिख दी पावर, ये 1 है क्योंकि यहाँ रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट नीचे लिखने हैं। तो पहली इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया। सेकंड इक्वेशन के लिए मैं एक्सप्रेशन लिख सकता हूं K2। K2 क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट इसमें NO है, पावर 2 है, O2 है, पावर 1 है, डिवाइडेड बाय NO2 पावर 2 है। ये आ गया मेरे पास K2। अगर मैं 1/K2 कर देता हूं तो मुझे ये भी पलटने पड़ेंगे, इसको ऊपर इसको नीचे करना पड़ेगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए अलग मैं ये मार्कर यूज कर रहा हूं, NO2 टू द रेज 2, ये ऊपर आ गया क्योंकि मैं अब 1/K2 ले रहा हूं, NO पावर 2 एंड O2 पावर 1। ये एक्सप्रेशन अगर इस एक्सप्रेशन से कंपेयर किया जाए तो मैं क्या कर दूं, इस पूरे को अगर स्क्वायर कर देता हूं तो ये आ जाएगा। इस पूरे का मैंने स्क्वायर किया, मान लो K1, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं ना, यहां भी K1 स्क्वायर इज इक्वल टू
ये बाद में जो एक्सप्रेशन था उसके दोनों तरफ, ये मेरे पास एक कोई x है y है, तो मैथमेटिक्स कहता है दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, जब ये बराबर टर्म है तो क्या दिक्कत की बात है। डिवाइडेड बाई 2 करना है तो दोनों तरफ करो, मल्टीप्लाइड बाई 2 करना है तो दोनों तरफ करो। वही काम मैंने यहाँ पर किया। अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर करने पर ये आ जाएगा 1/k1, यानी ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी स्क्वायर करने पर, और ये किसके बराबर है, 1/k1 के बराबर है, k2 के बराबर है। दैट मीन्स k1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/k2। ये मेरा रिलेशन है इस गिवन एक्सप्रेशन में। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसलिए मैंने ये छोटा सा एक पार्ट कराया है। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, k2 विल बी इक्वल टू 1/k1 स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता। तो k2 एंड k1 में रिलेशन है। दो इक्वेशंस के लिए जो हमें गिवन होती हैं, हम उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कंपेयर कर सकते हैं। अब देखो इसमें तो टर्म है जो स्क्वायर करके मिल रहे हैं, लेकिन दुनिया की सब इक्वेशन में नहीं मिलेंगे ना, तो हम सारे इक्वेशंस को नहीं कर सकते ऐसे। अगर यहाँ NO2 होता ही ना, मान लो Cl2 होता प्लस Br2 होता, तो यहाँ तो ClBr नहीं है, तो इसको स्क्वायर या मल्टीप्लाई या डिवाइड करके तो कभी भी नहीं मिलना था। तो हर एक इक्वेशन को नहीं कर सकते ये काम। हम उन इक्वेशंस को कर सकते हैं जिनके मल्टीप्लाई, डिवाइड या स्क्वायर, क्यूब करके दूसरी इक्वेशन हमें मिल जाती है। तो ऐसी इक्वेशंस के हम के कंपेयर कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन गिवन है, हाउ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k1 एंड k2 फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम आर रिलेटेड। क्या रिलेशन है इन दोनों में, k1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/k2, ये इन दोनों में रिलेशन है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे आपको करने में। मैंने एक सिंपल वे बताया। उसके लिए पहला काम क्या आना चाहिए, आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए, इक्वेशन को लिखना आना चाहिए, और इक्वेशन को लिख करके जैसे मैंने कंपेयर किया वैसे फिर आप इसको कंपेयर कर सकते हो। वेल, ये एक बीच में आ गया था एक्सप्रेशन को कंपेयर करने वाला, तो वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम एक दूसरे पार्ट पर आते हैं, प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। देखो, रिएक्शन का डायरेक्शन हमें प्रेडिक्ट करना, कौन सी वैल्यू से हम कंपेयर कर सकते हैं, बात है ये। तो हमें दो वैल्यूज चाहिए अगर हम किसी रिएक्शन का डायरेक्शन कंपेयर करना चाहते हैं। एक तो है कांस्टेंट Kc, उसकी तो हम टेबल बना के बुक में परमानेंटली लिख लेंगे, क्योंकि गिवन रिएक्शन के लिए कांस्टेंट है, वो तो चेंज होने वाला नहीं है। वो तो हर रिएक्शन के लिए हमेशा, चाहे वो एक्सपेरिमेंट आप यहां पर करोगे, चाहे लैब में करोगे, चाहे किसी और दूसरे कंट्री में जाके करोगे, उसके लिए K की वैल्यू, Kc की वैल्यू कांस्टेंट ही आएगी हमेशा, अगर गिवन सेट ऑफ कंडीशन सेम रखा है। मतलब टेम्परेचर आपने वही लिया है, जो यहाँ टेम्परेचर लिया है वही किसी दूसरी लैब में टेम्परेचर लिया है, जो कंडीशंस यहाँ रखी हैं वही वहां रखी हैं। तो Kc कांस्टेंट आएगा किसी गिवन रिएक्शन के लिए। ये वाली बात क्लियर है। मैं अगर आपको बोलता हूं कि X एंड Y ने आपस में रिएक्शन किया, प्रोडक्ट बन गया एक Z, या A एंड B प्रोडक्ट मिल गया कोई मुझे, या A B ने रिएक्शन किया और XY मिल गया, कुछ भी आप कर सकते हो। तो इसके लिए K की वैल्यू तो आ गई कांस्टेंट। अब मैंने जब ये रिएक्शन प्रोसीड कर रखा था तो उस टाइम कोई रिवर्सिबल रिएक्शन चल रहा था। क्या रिएक्शन मैं कंसीडर कर रहा हूं, A प्लस बी गिविंग यू C प्लस डी। ध्यान रहे कि ये अभी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, नॉट इन इक्विलिब्रियम। चलते 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 एक स्टेट ऐसी आएगी कि ये रिएक्शन के कॉन्सेंट्रेशन चेंज होना बंद हो जाएंगे और हम बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। तब एक वैल्यू आएगी K की, वो वैल्यू होगी कांस्टेंट। इस गिवन रिएक्शन के लिए गिवन टेम्परेचर पर कांस्टेंट वैल्यू होगी, ये फिक्स होगी हमेशा, लेकिन ये वैल्यू वेरी कर रही है।
कैसे वेरी कर रही है ये देखते हैं। ये वैल्यू जो जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हुआ, शुरू में बिल्कुल शुरुआत थी हमारी, रिएक्शन हमने शुरू किया ही नहीं था, तो यहां 100% ए बी था, यहां 0 था ये, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी, एक्सपोनेंट्स हम लिख लेंगे, अगर जो भी स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं वो यहां लिख लेंगे बाद में, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। तो 0 कुछ भी नहीं, के की वैल्यू, जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ, ना फॉरवर्ड है ना बैकवर्ड है, कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा हो गया, ये रिएक्शन शुरुआत हुई 1 सेकंड हो गया सपोज करते हैं, तो थोड़ा सा सी बन गया, थोड़ा सा डी बन गया, ये अमाउंट बहुत कम है, मान लो 0.01, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0.01 मोल पर लीटर आ गया, लेकिन ये मैक्सिमम है, ये अभी 100 के आसपास है। तो ये जो भी है के नहीं बोलना चाहिए मुझे, इसे मुझे कुछ और बोलना चाहिए, मैं क्यू बोल देता हूं इसको। ये जो क्यू है ये कितना होगा? काफी कम वैल्यू होगी ये। टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, 1 सेकंड से 2 सेकंड हुए, 3 हुए, 4 हुए, सी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, डी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, तो ये इसी से तो कन्वर्ट होके बढ़ेगा, बी एंड ए कम हो जाएंगे, ये तो कम होता जा रहा है, ये 99 हो गया, 98 हो गया, थोड़े टाइम के बाद ये 90 हो गया, ये 1 हो गया थोड़े टाइम के बाद, तो क्यू की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एक स्टेट ऐसी आएगी कि ये रिएक्शन अब कॉन्सेंट्रेशन चेंज होना बंद हो जाएंगे, यानी रुक गया, रिएक्शन में चेंज होना बंद हो गया, जितने रेट से सी एंड डी बन रहा है उतने ही रेट से ए एंड बी बन रहा है, अब कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होंगे। अब हम इसको बोलेंगे कि ये केसी है कांस्टेंट, लेकिन ये क्यू अलग है, ये हम प्रैक्टिकली चेक कर सकते हैं, ये तो हमें कहीं किसी टेबल में मिल सकता है लिखा हुआ, किताब में किसी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी, वो वैल्यू तो हम रख सकते हैं। लेकिन जब हमने रिएक्शन शुरू किया, तो रिएक्शन शुरू करने के बाद हम ये क्यू जान सकते हैं। कैसे? एक टेस्ट ट्यूब में मेरे पास ए था, एक टेस्ट ट्यूब में मेरे पास बी था, अलग अलग, इन दोनों को मैंने एक जगह मिला दिया, ए प्लस बी हो गया ये, एंड सी प्लस डी बनना शुरू हो गया। अब ये रिएक्शन 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, 4 सेकंड में चलता चला जा रहा है। मैंने 10 सेकंड के बाद इसमें से एक ड्रॉपर लेकर उसके कंटेंट निकाले और टेस्ट किया इनका। क्या टेस्ट किया? तरीके होते हैं केमिकल टेस्ट करने के। ए का कॉन्सेंट्रेशन जाना, 10 सेकंड के बाद ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सी का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, डी का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, वो कॉन्सेंट्रेशन मैंने लिख लिए और क्यू की वैल्यू लिख ली, जो भी क्यू की वैल्यू है वो मैंने लिख ली। फिर मैंने 10 सेकंड के बाद क्या किया, फिर मैंने 1 मिनट के बाद क्या किया, पहले पहली रीडिंग मैंने बिल्कुल स्टार्ट में 10 सेकंड के बाद ली, फिर 1 मिनट वेट किया, 1 मिनट वेट करने के बाद एक्सपेरिमेंट किया, फिर 1 मिनट वेट किया, तो मैं सारी क्यू की वैल्यू लिख लूंगा। ये क्यू की वैल्यू बढ़ते 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 कहां तक पहुंचेगी? कांस्टेंट तक पहुंच जाएगी, यहां पर जाकर ये क्यू की वैल्यू रुक जाएगी। तो हम जो निकाल सकते हैं, निकालने को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसे निकालने का कोई फायदा नहीं है। तो अगर कोई रिएक्शन, जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे मैं बताना चाह रहा हूं आपको, हमें क्या गिवन होगा, किसी रिएक्शन के ये कॉन्सेंट्रेशन गिवन होंगे ए बी सी डी, और आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी गिवन होगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है या बैकवर्ड जा रहा है, तो बड़ी सिंपल सी बात है भाई, हम पहले इन कॉन्सेंट्रेशन से जो हमें गिवन है क्यू की वैल्यू निकाल लें, क्यू की वैल्यू देखें केसी से ज्यादा है या केसी से कम है। क्यू की वैल्यू अगर केसी से कम है तो इक्विलिब्रियम, तो रिएक्शन आगे की तरफ चल रहा है, यानी दौड़ लगा रहा है प्रोडक्ट की तरफ। और अगर क्यू की वैल्यू कम है केसी से, इसका मतलब है रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, अभी प्रोडक्ट से
रिएक्टेंट बन रहे हैं। ये बात हमें प्रेडिक्ट करती है कि रिएक्शन का डायरेक्शन क्या है। इस बात को अच्छी तरह से समझना है। अब ये केसी के लिए तो मैंने कॉन्सेंट्रेशन की बात की, अगर यही प्रोडक्ट गैसियस हैं तो मैं इन्हें केपी ले सकता हूं, उसमें भी कोई इशू की बात नहीं है। अगर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट यहां लिक्विड, मैंने तो ये लिक्विड लिए ए एंड बी, तो केसी बोलूंगा मैं इसे। ये रिएक्टेंट अगर हमारे पास होते गैसियस तो मैं इनको क्या कह रहा होता, तब मैं इनको बोल रहा होता कि ये Kp की वैल्यू कंपेयर करनी होगी, तो मैं इसे Q की जगह QC की जगह QP बोल दूंगा बस। तो ये एक नया टर्म है जो वेरिएबल है, जो कांस्टेंट नहीं है, जो टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है Q किसी गिवन रिएक्शन के लिए, लेकिन Kc टाइम के साथ चेंज नहीं होता गिवन टेम्परेचर पर। यह बात नहीं भूलनी है कि टेम्परेचर गिवन होना चाहिए। तो क्या चीज है, अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ दिस Q, ये जो Q मैंने बोला है, ये Q क्या चीज है? ये एक ऐसा रेशो है जो इक्विलिब्रियम के अलावा, या इक्विलिब्रियम पर भी हो तो भी Q कह सकते हैं, या भी Q इज इक्वल टू KC हो जाएगा। इक्विलिब्रियम के अलावा जब किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर प्रोडक्ट के एंड रिएक्टेंट के रेशो हम चेक करते हैं किसी भी स्टेट में, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में, तो वो रेशो Q कहलाता है। और हम इसको कॉन्सेंट्रेशन कोएफिशिएंट या इक्विलिब्रियम कोएफिशिएंट बोल सकते हैं। इक्विलिब्रियम अवॉइड करो बोलना, क्योंकि फिर कंफ्यूजन ये जाता है उससे कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये नहीं है, इसकी वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कम या ज्यादा होगी, जिससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो द कॉन्सेंट्रेशन रेशो मतलब प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट का रेशो क्या कहलाता है? कॉन्सेंट्रेशन कोएफिशिएंट कहलाता है। इसे हम Q से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इस कॉन्सेंट्रेशन कोएफिशिएंट को हम Q से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो कॉन्सेंट्रेशन कोएफिशिएंट है, ये एग्जैक्टली एक्सप्रेशन वही लिखा जाएगा जो हम केसी का लिखते थे, लेकिन बस फर्क क्या है कि ये इक्विलिब्रियम पर लिख रहे होते थे, अब नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन पर ये रेशो है। ये क्यों वेरिएबल है, रुका हुआ है, रुका हुआ नहीं है, चल रहा है, ये चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ। प्रोडक्ट बढ़ते चले जा रहे हैं, एक्स वाई बढ़ता चला जा रहा है। कौन से रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन लिखा ये मत भूल जाना आप। इस रिएक्शन के लिए लिखा है हमने ये एक्सप्रेशन जो लिखा है, A plus B is giving you X plus Y। तो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, बस ध्यान रहे कि ये इक्विलिब्रियम नहीं है, नॉट इक्विलिब्रियम। ये जो कंडीशन है क्यू की, ये इक्विलिब्रियम की नहीं है। अगर ये इक्विलिब्रियम पर है तो कॉन्सेंट्रेशन फिक्स है, कॉन्सेंट्रेशन फिक्स है तो केसी की वैल्यू फिक्स है, और वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाएगा। अब अगर मैं बोलता हूं कि इक्विलिब्रियम आ गया, तो ये इक्विलिब्रियम पर क्यू केसी के बराबर हो जाएगा। पहुंचते पहुंचते टाइम के साथ साथ क्या होता है कि स्टेट ऐसी आती है, भाई वो थ्योरी आपको दिमाग में फ्रेश रखनी पड़ेगी कि रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। शुरुआत में रिएक्टेंट 100% है, प्रोडक्ट 0 है, थोड़ी देर के बाद प्रोडक्ट बढ़ गया, थोड़ी और देर के बाद प्रोडक्ट और बढ़ गया, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता चला जा रहा है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता चला जा रहा है। और जो रेट हैं वो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहे हैं। टाइम के साथ साथ जो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का रेट है वो कम होता चला जा रहा है, और जो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बढ़ रहे हैं वो बढ़ता चला जा रहा है। एक टाइम आता है कि ये दोनों कांस्टेंट हो जाते हैं, वही तो इक्विलिब्रियम होती है कंडीशन, ये वाली इक्विलिब्रियम। जब ये कंडीशन, इससे पहले पहले कॉन्सेंट्रेशन चेंज अगर हम देखें, उनका रेशो लें तो क्यू होगा, इसके बाद अगर ये क्यू मैं लेता हूं तो ये के सी के बराबर हो जाएगा। बस यही बात मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। तो Q इज इक्वल टू के हो जाता है, के सी हो जाता है एट इक्विलिब्रियम, लेकिन
इक्विलिब्रियम से पहले पहले Q की वैल्यू अलग होती है, Kc की वैल्यू अलग होती है। एट इक्विलिब्रियम Q इज इक्वल टू Kc या Kp, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। अगर प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट गैसियस हैं तो Kp हम बोल सकते हैं। तो ये बात आपको बड़ी अच्छी तरह से समझनी पड़ेगी। इसको देखो और सीखो। कोई डाउट अगर है तो मुझे जल्दी से बता दो। हमने अभी तक जो डिस्कस किया उसमें ये डिस्कस किया कि क्यों किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर, चाहे वो इक्विलिब्रियम नहीं है, रिएक्शन जब शुरू होगा तो प्रोडक्ट तो ना के बराबर है, कुछ भी नहीं है, तो क्यू की वैल्यू 0। टाइम के साथ साथ क्यू बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्यू पहले कम था, फिर बढ़ गया क्यू, फिर और बढ़ गया क्यू, फिर क्यू और बढ़ गया। एक स्टेट आई कि ये इक्विलिब्रियम की ये वैल्यू थी, केसी की ये वैल्यू थी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, ये क्यू बढ़ करके इसके बराबर हो गया। अब अगर क्यू की वैल्यू के से कम है तब इसका मतलब है प्रोडक्ट, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये बताता है कि यहां आकर के प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन रुक जाएंगे, यानी कम से कम यहां तक तो प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा, यहां तक रिएक्टेंट कम होता चला जाएगा। तो क्यू की वैल्यू अगर केसी से कम है या केपी से कम है या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कम है तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता रहेगा। लेकिन अगर क्यू की वैल्यू ज्यादा है, ऐसा हो गया कि क्यू की वैल्यू ज्यादा है किससे, के से, तो रिएक्शन दैट मींस रिवर्स चल रहा है। किधर चलेगा? रिएक्शन उधर चलेगा जिधर केसी तक पहुंच जाए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तक पहुंच जाए। तो ये दो कंडीशन, बल्कि तीन कंडीशन हम ले सकते हैं। अगर Q की वैल्यू K से ज्यादा है तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में होगा, अभी जैसे मैंने आपको बताया। अगर Q की वैल्यू कम है K से, इसका मतलब है रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ना चाहता है। ये रेशो रख करके जैसे मैंने टेस्ट ट्यूब में समझाया वैसे ही आप देख लोगे। तो आपको कई बार क्या होता है, आपको कॉन्सेंट्रेशन दे दिया जाता है और पूछा जाता है क्वेश्चन में कि आप ये बताओ कि रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में चल रहा है, फॉरवर्ड चल रहा है या बैकवर्ड चल रहा है। और साथ में के की वैल्यू जरूर गिवन होगी, उसके बिना तो आप बता ही नहीं सकते, क्योंकि कंपेयर करोगे ना क्यू की वैल्यू। भाई एक तो ये है क्वेश्चन सीधा सीधा अगर आया तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा पूछने को कि आप प्रेडिक्ट करो कि क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो वो तो आप बता सकते हो और आप उसका डायरेक्शन भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। अगर ये Q एंड K दोनों बराबर आ गए इसका मतलब है यही तो इक्विलिब्रियम है, ऑलरेडी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है। तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, अगर हम डायग्रामेटिकली सोचें तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का ये Q की वैल्यू अगर कम है तो ये तो ऊपर होने की कोशिश करता रहता है। ये तब तक होता है ऊपर जब तक ये बैलेंस नहीं हो जाते, बराबर हो गए। अगर यहाँ ये वैल्यू गिवन है जहां Q ज्यादा है तो फिर ये क्या होगा, Q कम होते 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 Kc के बराबर आए। ये तो कांस्टेंट है, ये रुका हुआ है अपनी जगह। Kc ये किसी गिवन रिएक्शन के लिए, अब क्या होना चाहिए, Q की वैल्यू कम होते 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 इसके बराबर आएगी। कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, Q को मुझे रिवर्स डायरेक्शन में करना पड़ेगा रिएक्शन। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन इंडिकेट करता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस Q एंड K के लिए। ये एक काम की बात थी। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप कि ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। हमें एक ये छोटी सी प्रॉब्लम गिवन है, पढ़ो इसको। फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेशन, ये क्वेश्चन दिया है करने के लिए। फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेशन वर ऑब्टेन्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन। सबसे पहले हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी होगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी होगी। और इक्विलिब्रियम जब एस्टेब्लिश हो गया, इक्विलिब्रियम पर टेम्परेचर फिक्स है, इतने टेम्परेचर पर हम मेजर कर रहे हैं, ये चेंज करने का अधिकार हमें नहीं है टेम्परेचर, क्योंकि एक फिक्स टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है। हमें कॉन्सेंट्रेशन दे दिया, केयरफुली करने की बात है ये, ऐसा नहीं है कि बड़ा सिंपल जैसे एक्सप्रेशन लिखकर खटाक से कर दिया, तो थोड़ा केयरफुली करना है। ये कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है और हमने इक्वेशन लिखी सबसे पहले बैलेंस्ड,
नाइट्रोजन प्लस 3H2 रिवर्सिबली रिएक्ट कर रहा है टू अमोनिया। अब मैं इसका एक्सप्रेशन क्या लिखूंगा, के सी क्या लिखूंगा, के सी विल बी इक्वल टू अमोनिया टू द रेज 2 डिवाइडेड बाई N2 टू द रेज 1 मल्टीप्लाइड बाई H2 टू द रेज 3। ये 3 क्या है, स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ये 2 क्या है, स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। अब उठा करके इनकी वैल्यूज ही तो रखनी है, और क्या करना है हमें। जो कॉन्सेंट्रेशन मुझे अमोनिया का गिवन है, सबके तीनों के ही दिए हुए कॉन्सेंट्रेशन, ये कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, उठा करके यहां फीड कर दो अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन। ये कॉन्सेंट्रेशन H2 का दिया हुआ है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, देखो कैपिटल M है ना, ये उठा के यहां रख दो। ये कॉन्सेंट्रेशन मुझे N2 का दिया हुआ है, उठा करके यहां फीड कर दो, हमारी Kc की वैल्यू आ जाएगी। समझ आ गई ये बात, बड़ी सिंपल सी बात है। अभी क्योंकि देखो ये तो हमें इक्विलिब्रियम पर दे दिया, अब हम क्यू बॉदर नहीं करेंगे, ये क्यू नहीं आएगा। लेकिन अगर ये कहा होता कि ये इक्विलिब्रियम नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन जो गिवन है ये इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है, तो जो हमारा ये रेशो निकलता वो क्यू निकलता, और इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बोलते तब। जब इक्विलिब्रियम है ही नहीं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे, कहां का आ गया, ये बात आपको सीखनी है। वेल सेकंड प्रॉब्लम हम करते हैं, चलो इसका आंसर देख लो पहले। ये हमने किया और आंसर हमारा नेट जो आ जाएगा वो ये आ जाएगा। सॉल्व करना है, ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, सिंपल प्रॉब्लम है, इसको सही से आपको सॉल्व करके समझ करके करनी है। सेकंड प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम हम करते हैं। एक PCl5 है, PCl3 है, Cl2 है, ये इक्विलिब्रियम में है तीनों। बड़ी सिंपल सी बात है, केमिकल रिएक्शन पता होना चाहिए हमें। गिवन होता है वैसे ज्यादातर, जो कॉम्प्लिकेटेड से होता है, जो बड़े सिंपल रिएक्शन है जैसे ये अमोनिया वाला था, ये तो पता होना चाहिए आसान वाले, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन दिए जाते हैं आपको। तो ये जो रिएक्शन हमारा है, इनफैक्ट PCl5 डिकम्पोज होता है PCl3 एंड Cl2 में। टेम्परेचर यहां पर भी फिक्स है, कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, ये सारे, ये कॉन्सेंट्रेशन, ये कॉन्सेंट्रेशन, ये कॉन्सेंट्रेशन। हमें क्या करना है, अब हमें इनके लिए Kc की वैल्यू फाइंड करनी है। Kc की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, आपको एक्सप्रेशन लिखना होगा सबसे पहले। ये प्रोडक्ट हो गए, पावर वन रिएक्टेंट। अब ये जो PCl3 है एंड Cl2 है, दोनों बराबर कॉन्सेंट्रेशन चल रहे हैं। ये जो कॉन्सेंट्रेशन इसका है वही कॉन्सेंट्रेशन इसका है। वैसे भी समझ भी आती है बात। अगर मैं आपको कहता हूं कि मेरे पास HCl है, 2HCl था, इसे डिकम्पोज किया मैंने तो Cl2 बना एंड H2 बना, तो भाई एक मोल ही तो बनेगा ये। जब स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं तो बराबर के ही कॉन्सेंट्रेशन बनने चाहिए। हाँ, देने को कुछ भी दे सकते हैं, अगर कुछ और भी दे दिया तो फिर इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी, फिर केसी नहीं होगा, कुछ और होगा। लेकिन इक्विलिब्रियम की बात की गई है तो कॉन्सेंट्रेशन इनके दे दिए उन्होंने, बराबर कॉन्सेंट्रेशन है। जो वैल्यू इसकी है वही वैल्यू इसकी है, मल्टीप्लीकेशन कर दोगे, ये वैल्यू उठा करके Cl2 के लिए रख दो, ये वैल्यू उठा करके PCl3 के लिए रख दो, ये वैल्यू उठा करके आप PCl5 के लिए रख दो। तो हमारा जो नेट रिजल्ट आ जाएगा वो 1.79 आएगा कैलकुलेट, जब आप इसको कर लोगे तब। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम। एक ये इक्विलिब्रियम है हमारे पास 2NOCl गैस,
डिकम्पोज होता है गैसियस टू NO एंड Cl2 बन जाता है। हमें Kc गिवन है, ये टेम्परेचर फिक्स गिवन है 1069 केल्विन। सेम टेम्परेचर पर हमें Kp बताना है। Kp एंड Kc का रिलेशन एक आपको बताया था, बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है। Kp विल बी इक्वल टू Kc RT to the raise change in number of moles, that is delta N। प्रोडक्ट के जो मोल्स हैं उनका समीशन डेल्टा N पता करना चाहिए, बस क्या है डेल्टा N। प्रोडक्ट के मोल कितने हैं, 2 है, 1 है, 2 प्लस 1, ये प्रोडक्ट के मोल्स हो गए, माइनस रिएक्टेंट के मोल्स कितने हो गए, रिएक्टेंट के मोल 2 हो गए, डेल्टा N की वैल्यू 1 आ गई। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस RT को RT रख लो एज इट इज। 1 हो गया ना, डेल्टा N 1 हो गया, तो Kp इज इक्वल टू Kc RT टू द रेज 1। तो R की जो वैल्यू है हमें वो रख लेनी होगी, और हमें टेम्परेचर रखना होगा। हमें Kp यहां पर जो गिवन है वो रखना होगा, Kc सॉरी, Kp तो कैलकुलेट करना है, Kc की वैल्यू मुझे रखनी होगी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो वेल, ये भी सीधा सा एक फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है। फाइनली Kp यहां पर आ जाएगा 0.033। अभी तक जो इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा वो बड़े सिंपल इक्विलिब्रियम थे, और आगे भी सिंपल ही होंगे, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। दो टाइप के इक्विलिब्रियम हम कैटेगराइज करते हैं। एक होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, जब रिएक्टेंट जिस फेज में है उसी फेज में अगर प्रोडक्ट होते हैं तब होमोजेनियस इक्विलिब्रियम कहलाता है। जैसे अभी हमने N2 एंड H2 किया था, गैस में था, और अमोनिया बना देते हैं, वो भी गैसियस होता है, तब हम इसको होमोजीनियस इक्विलिब्रियम बोल रहे होते हैं। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, मतलब सेम कंडीशन में रिएक्टेंट है, लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। ये केमिकल रिएक्शन होता है, अल्कोहल काम भी आएगा जब आप लास्ट के चैप्टर पढ़ोगे ऑर्गेनिक वाले, वहां भी रिएक्शन ये काम आएगा, तो इसलिए भी याद करके रखना इसको। अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जब अल्कोहल एसिड से रिएक्शन करते हैं तो ये जो कंपाउंड बना है ये एस्टर है, एस्टर बन जाता है ये। तब इसमें हम वाटर बाय प्रोडक्ट सारे, क्योंकि लिक्विड है इसलिए ये होमोजेनियस इक्विलिब्रियम कहलाता है। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में, और दूसरा एग्जांपल इसका होमोजेनियस का ले लेते हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैसियस गैसियस हैं दोनों, और ये प्रोडक्ट गैसियस बन गया, तो ये होमोजेनियस इक्विलिब्रियम कहलाएगा। जो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है उसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों के फेजेस अलग अलग होते हैं। जैसे रिएक्टेंट सपोज करते हैं अगर सॉलिड स्टेट में है तो प्रोडक्ट गैस में आ गया, कई सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसे हम कर सकते हैं जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अलग अलग फेजेस में आ सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स हम कर सकते हैं इनके। अगर इसके एग्जाम्पल देखे जाएं जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अलग अलग फेजेस में हैं, तो अमोनियम बाइकार्बोनेट, देखो जो जो रिएक्शन जो ये नाम आते जाते हैं वो याद करते चले जाओ। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है आपका कि इतने सारे नाम कैसे याद करें, कौन से करें, तो कोई अलग किसी बुक से याद करने की जरूरत नहीं, बस जो जो आते जा रहे हैं उनके, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये बड़ा कॉमन है, वैसे तो छोटी क्लास में भी किया होगा आपने। सोडियम बाइकार्बोनेट, या हम इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। सॉलिड होता है ये, जब हम इसे डिकम्पोज करते हैं, हीट करते हैं, तो ये सॉलिड बन गया सोडियम कार्बोनेट, लेकिन ये गैस CO2 रिवॉल्व होती है। वाटर जो है गैसियस फॉर्म में ये अलग हो जाता है। फिर जब हम इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड जो होता है वाटर से रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करने पर ये एक्वस बन जाता है, ये एक्वस तो हेट्रोजीनियस है, ये एक्वस अलग है यानी डिजॉल्व्ड है ये,
ये 100% वाटर है। लिक्विड का मतलब फेज एक अलग है, एक्वस अलग चीज होती है, पहले भी डिस्कस किया था। तो ये फेज अलग काउंट किया जाएगा। वाटर बिल्कुल प्योर है, लिक्विड है। एक्वस, भाई जब कोई चीज उसमें ऐड करोगे तो वो चीज एक्वस कहलाएगी, क्योंकि वो वाटर में डिसॉल्व हो गई। तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव है तो सॉलिड, लेकिन ये डिसॉल्व है, लिक्विड फेज में आ गया। एक कैल्शियम को मेल्ट किया जाता CaOH ट्वाइस को, अगर मैं इसे लिक्विड लिखता हूं तो इसका मतलब है वाटर नहीं है अभी इसमें, इसे लिक्विड फेज में लिख रहे हैं हम, ये एक अलग बात है। लेकिन इसे डिसॉल्व किया वाटर में तो ये एक अलग बात है, वो तो नॉर्मल टेम्परेचर पर भी कर सकते हैं। अब आयरन है, आयरन मेटल है, 100% आयरन मेटल को मैं Fe लिक्विड लिख सकता हूं, ये लेकिन लिक्विड है भाई, ये एक्वस नहीं है। लेकिन हाँ, आयरन का कोई सॉल्ट है, कंपाउंड है, FeCl3 है सपोज करते हैं, तो आयरन 3 पॉजिटिव एक्वस, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पर भी हो सकता है, डिसॉल्व हो सकता है। तो एक्वस अलग चीज है एंड लिक्विड अलग चीज है, और लिक्विड एंड एक्वस फेजेस अलग अलग काउंट होंगे, ये बात ध्यान रखनी है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम डिकम्पोज करते हैं, हीट करते हैं, तो गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होता है, तो फेज अलग हो गया, ये सॉलिड है, ये गैस है, इसलिए ये बोला जाएगा कि ये हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया, रिवर्सिबल हैं ये। CO2 को एंड CO को जब आपस में कभी हम रिएक्शन कराना चाहें तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से वाटर हटा दें, इवेपोरेट कर दें, तो कैल्शियम CaOH सॉलिड बचा रह जाता है, वाटर इवेपोरेट कर जाता है। जैसे वाटर लिक्विड है, हीट कर दो गैस बन जाएगा। एक किसी बर्तन में बंद करके पानी को बॉईल करो तो वेपर्स आएंगे इसकी, वेपर एंड वाटर, वाटर वेपर, ये इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया का एग्जांपल है, बहुत अच्छा सिंपल एग्जांपल है। एक बात ये हो गई जो हमने की। अब हम इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं इस चैप्टर का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट लॉ है जो रिवर्सिबिलिटी को गवर्न करने के लिए अप्लाई किया जाता है। ले शैतलियर प्रिंसिपल इसे हम बोल रहे होते हैं। ले शैतलिए या ले शैतलियर, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन जैसे भी करना चाहो, जो उसका इनकी अपनी लैंग्वेज में प्रोनाउंसिएशन है, ले शैतलिए बोला जाता है, इसे प्रोनाउंस किया जाता है। तो यानी ले शैतलियर्स प्रिंसिपल, ये तो नाम हो गया। अब ये प्रिंसिपल क्या है, बड़ा ही बढ़िया, बहुत एक सिंपल इक्विलिब्रियम को जस्टिफाई करने के लिए ये एक लॉ दिया गया। इक्विलिब्रियम जब भी एस्टेब्लिश किया जाता है तो वो अपने आप को रिटेन रखने की कोशिश करता है, और जो भी उसमें चेंजेस आते हैं वो चेंजेस अपने आप को, इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखने के लिए होते हैं। उसके लिए ये लॉ दिया गया। एग्जाम्पल के लिए उसी एक एग्जाम्पल पर आओ जो अभी हम सी सॉ का कर रहे थे। यहां पर कोई दो बच्चे बैठे हुए हैं और ये तो खड़े हैं, चलो जो भी है, ज्यादा छोटे बच्चे हैं, ये बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है, एग्जैक्टली ये बैलेंस्ड है। अब अगर क्या होता है, ये बच्चा थोड़ा सा आगे की तरफ को शिफ्ट हो जाता है, ये मैं फिजिक्स नहीं बता रहा हूँ, इक्विलिब्रियम बता रहा हूँ, इसमें हम केमिकल पे अप्लाई करेंगे सीधा सा। थोड़ा सा आगे की तरफ को हो जाता है ये यहाँ, तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या करे, ये कुछ चेंज ले आए ताकि इक्विलिब्रियम दोबारा से बैलेंस हो जाए। तो उसके लिए क्या करेगा, ये भी थोड़ा सा आगे की तरफ को हो जाए। फिर इक्विलिब्रियम, अगर ये एक स्टेट नहीं लेकर के आना चाहता हूं मैं इक्विलिब्रियम की, तो इस बच्चे को बोल दूं कि ये थोड़ा सा आगे को हो जाए, लेकिन इसको भी थोड़ा आगे होना पड़ेगा बच्चे को। या इस बच्चे के पास बिल्कुल बैलेंस्ड है, ये फाइन लेवल का बहुत अच्छा वाला सी सॉ है, बेरिंग्स लगे हुए हैं इसमें, थोड़ा बहुत वेट भी ये सेंस करता है। इसने कहीं कोई एक पैकेट लिया, उसका ½ kg वेट था, तो ये तो नीचे झुक जाएगा। तो अब इसे क्या करना पड़ेगा, इसको भी ½ kg लेना पड़ेगा ताकि ये बैलेंस रह पाए। जब भी कभी कोई इक्विलिब्रियम
में कोई चेंज लाते हैं हम, तो इक्विलिब्रियम में चेंज लाने के बाद ये पूरा का पूरा रिवर्सिबल सिस्टम अपने आप को ऐसे एडजस्ट करने की कोशिश करता है कि बाहर से लाए हुए चेंज को ये नलीफाई कर दे। ये है ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल। ये पूरा का पूरा सिस्टम है। ये बच्चे को वेट मिल गया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, दूसरा बच्चा जल्दी से कहीं से वेट ले लेगा या थोड़ा आगे खिसक जाएगा ताकि ये बिल्कुल बैलेंस रहे। फिर यही ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल है। जब भी हम किसी सिस्टम में कोई चेंज लाने की कोशिश करते हैं या चेंज करते हैं, तो वो इक्विलिब्रियम अपने आप को ऐसे डायरेक्शन में चेंज कर लेता है, ऐसे डायरेक्शन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाते हैं जहां बाहर से किया हुआ चेंज नलीफाई हो जाए, यानी वो दोबारा से इक्विलिब्रियम में आ जाए। डेफिनेटली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा। ध्यान रहे, टेम्परेचर चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा। तो बाहर से किए हुए चेंज की बात, एग्जाम्पल मैं सिंपल सा एग्जाम्पल दूंगा आपको। अब ये तो एक वैसा डेली लाइफ से एग्जाम्पल हो गया, लेकिन अगर हम एक फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, केमिकल नहीं लेते अभी, एक डब्बे में पानी गर्म करते हैं। जब पानी आपने गर्म किया तो इसके वेपर्स, क्लोज करना पड़ेगा, इसको क्लोज करना पड़ेगा तो क्या होगा, यहां वेपर्स हैं, यहां वाटर है, लिक्विड है। हमने एक फिक्स टेम्परेचर कर रखा है, मान लो ये टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है। 50 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, एक गिवन सेट ऑफ कंडीशन में वेपर का अमाउंट एंड लिक्विड का अमाउंट बिल्कुल फिक्स हो गया। अब वेपर बढ़ नहीं रही है, लिक्विड जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम उसे ही तो कहते हैं कि वेपर एंड वाटर एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहे। वाटर एंड वेपर आपस में एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में 50 डिग्री सेल्सियस पर है। आपने क्या किया, हीट बढ़ा दी, इसकी हीट बार से और दे दी इसे। जब हीट आपने दी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ये सपोज करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब ये वाटर ज्यादा वेपर में बदलना शुरू होगा। वाटर वेपर में बदलकर एक नया इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करेगा जिसमें वेपर का अमाउंट ज्यादा होगा, वाटर का अमाउंट कम होगा। यानी इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया, चेंज हो गया। इक्विलिब्रियम शुरू में हमने पढ़ा था डायनेमिक होता है नेचर में, यानी इसने बाहर से ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करके अपने डायरेक्शन को चेंज कर दिया, अपने डायरेक्शन को गवर्न कर लिया, यानी वो मूव कर गया अब किसी एक कंडीशन पर। और कंडीशन अब सोचो, अगर हम कोई एक रिएक्टेंट लेते हैं और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और ये किसी क्लोज सिस्टम में है और इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन इनके हमें गिवन है, सपोज करते हैं ये 9 मोल पर लीटर है और ये सपोज करते हैं 1 मोल पर लीटर है। इक्विलिब्रियम कंडीशन Kc की वैल्यू हमने फिक्स कर दी और ये इक्विलिब्रियम पर है। अब ये चेंज नहीं हो रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है। कोई आया बाहर से, उसने प्रोडक्ट निकाल दिया, 5 मोल कम कर दिए, यहाँ 4 मोल रह गए, इक्विलिब्रियम तो बिगड़ गया। अब वो रेशो जो केसी का था वो तो नहीं रहा। पहले क्या था केसी का रेशो, केसी का रेशो था 9/1, केसी तो 9 था पहले। अब जब 5 मोल किसी ने निकाल लिए तो कितना हो गया, 9 में से 5 निकाल के 4 बचे, ये 1 का 1 ही छोड़ दिया। तो अब ये अपने आप को ऐसे चेंज करेगा, टेम्परेचर और बाकी सारी कंडीशन वही रखी, ये दोबारा से अब इक्विलिब्रियम में पहुंचने की कोशिश करेगा। दोबारा से इक्विलिब्रियम में पहुंचने के लिए इसे क्या करना होगा, इसे
इसको कम करना होगा। 9 चाहिए ना मुझे, 9/1 चाहिए, यानी ये मैं 4/1 ले रहा हूं यहां। तो धीरे धीरे ये कम होगा, अब इसके अमाउंट में कमी आनी शुरू होगी, ये बढ़ना शुरू होगा। ये जब तक चेंज आएगा, जब तक ये 9:1 पर ना पहुंच जाए, यानी दोबारा से इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। दैट मीन्स अब यहां मैंने क्योंकि टेम्परेचर तो चेंज नहीं किया ना, सेम टेम्परेचर पर तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वही रहता है। प्रेशर, टेम्परेचर अगर मैं कुछ भी चेंज नहीं करता, सिर्फ प्रोडक्ट हटा देता हूं, तो अब मैं इस बात को ऐसे बोल सकता हूं, वर्बली मुझे बोलना हो कि अगर हम किसी प्रोडक्ट, किसी इक्विलिब्रियम से प्रोडक्ट हटा देते हैं, तो क्या हुआ? प्रोडक्ट हटाने पर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। दैट मीन्स अब इक्विलिब्रियम अपने आप को पुरानी कंडीशन में लाने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। यही ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल है। यानी हमने प्रोडक्ट रिमूव कर दिया तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में खुद अपने आप शिफ्ट हो गया। अब जो इसका स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट क्या दिया जाएगा? जब भी हम कोई चेंज लेकर के आते हैं किसी इक्विलिब्रियम पर, तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन अपने आप को उस डायरेक्शन में शिफ्ट कर लेता है जिस डायरेक्शन में किए गए चेंज को नलीफाई किया जा सके। अगर मैं प्रोडक्ट की जगह रिएक्टेंट हटाता यहां से, मान लो मैं प्रोडक्ट ना हटाता, 5 मोल, आधा मोल यहां कर दिया मैंने, कम कर दिया, तो अब ये 9/0.5 हो गया। लेकिन केसी की वैल्यू तो कुछ और है, केसी की वैल्यू कुछ और है, तो वो लाने के लिए अब मुझे प्रोडक्ट को कुछ कम करना पड़ेगा। प्रोडक्ट कम करने के लिए मुझे रिएक्टेंट बढ़ाना पड़ेगा, यानी बैकवर्ड हो जाएगा। यानी मैं रिएक्टेंट हटा दूंगा तो क्या होगा? बैकवर्ड हो जाएगा रिएक्शन। किसी ने क्या किया इस इक्विलिब्रियम में, ये मेरे पास इक्विलिब्रियम चल रहा था, रिएक्टेंट गिविंग यू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा था, इसके लिए के सी की वैल्यू वही पुरानी मान लेते हैं, 9 आ रही थी। किसी ने क्या किया, बाहर से प्रोडक्ट और डाल दिया इसमें, अब इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि ये तो ठीक ठाक एस्टेब्लिश था। इक्विलिब्रियम जब के सी हो रहा था तो उसमें 9:1 का रेशो ये आ रहा था। किसी ने क्या किया, 9 मोल और डाल दिए इसमें बाहर से लाके, तो ये तो 18 मोल हो गए, ये तो 1 मोल हो गया। केसी की वैल्यू तो जबकि 9 है। तो अब दोबारा से ये कम करना शुरू करेगा अपने आप को, आर बढ़ना, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बढ़ना शुरू होगा, प्रोडक्ट कम होना शुरू होगा। इसका मतलब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, यानी बाहर से किए गए चेंज को नलीफाई करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को मूव करके। डायनेमिक है, यानी इसमें चेंज ला सकते हैं। ये तो हम डेली लाइफ में भी देखते हैं, जब एग्जाम सिर पे आ जाते हैं तो पढ़ाई ज्यादा हो जाती है ना, इंटरेस्ट के साथ होती है खूब। किसी से बोलो कि भाई 8 घंटे पढ़ा करो रोज, नहीं पढ़ पाएगा। 8 घंटे रोज नहीं पढ़ पाता कोई। एग्जाम अगले दिन होते हैं तो आप 8 की जगह 15 घंटे भी पढ़ लेते हैं बच्चे। पेरेंट कहते रहते हैं हट जा भाई, हट जा, नहीं, प्रेशर पड़ा हुआ है पीछे से। तो इक्विलिब्रियम अब ऐसे डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, जो चेंजेस आ रहे हैं उन्हें एडजस्ट किया जा सके, ताकि ऐसे ही प्रेशर का भी फर्क पड़ता है, ऐसे ही कॉन्सेंट्रेशन का भी फर्क पड़ता है, ऐसे ही टेम्परेचर का भी फर्क पड़ता है इक्विलिब्रियम पर। ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करते हैं। ये मैंने अभी थीम बताया है, इसका जो वर्डिंग है वो तो हम कर ही लेंगे, लेकिन डेली लाइफ से हम इसे कैसे कर रहे होते हैं। या एक और तरह से देखो, प्रेशर की बात आ गई, दिमाग में आ गया एक, मेरे पास एक मूवेबल पिस्टन वाला सिस्टम है, मैंने अभी फिलहाल इसे रोक रखा है। यहाँ लिक्विड है वाटर, और यहाँ वेपर्स हैं, वेपर एंड लिक्विड वाटर इक्विलिब्रियम में है किसी एक टेम्परेचर पर। मैं कहता हूं वाटर एंड वेपर्स, एक प्रेशर फिक्स है, क्योंकि यहां मैं मूवेबल पिस्टन की बात कर रहा हूं, इसका मतलब है वॉल्यूम चेंज किया जा सकता है, प्रेशर चेंज किया जा सकता है। यहां एक प्रेशर फिक्स है, एक फिक्स प्रेशर की बात की गई है। वेपर का प्रेशर ज्यादा होता है, डेफिनेटली वेपर का वॉल्यूम ज्यादा होता है, प्रेशर गलत बोल गया मैं, वेपर का वॉल्यूम ज्यादा है एंड वाटर का वॉल्यूम कम है। अगर आप क्या करते हो, ऊपर से इस इक्विलिब्रियम पर प्रेशर बढ़ा देते हो, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो सारा का सारा इंपैक्ट इस पर पड़ेगा,
वॉल्यूम कम होने की दिशा कौन सी है? वाटर बनने की है। यानी इक्विलिब्रियम अपने आप को ऐसे डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जहां वॉल्यूम कम हो रहा है। हाई प्रेशर पर अगर मैं वेपर एंड वाटर को इक्विलिब्रियम पर रखे हुए हूं और मैं प्रेशर और इंक्रीज कर देता हूं, प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब वॉल्यूम कम हो गया, और इंक्रीज किया और इंक्रीज किया और इंक्रीज किया, तो ये वेपर कंडेंस होना शुरू हो जाएंगी, यानी वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे सेम टेम्परेचर पर। टेम्परेचर नहीं कम ज्यादा कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम पर प्रेशर का भी फर्क पड़ता है। और वेपर्स वाटर में ज्यादा कन्वर्ट होंगी, यानी गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो भी कुछ है वो ऐसी जगह कन्वर्ट हो जाते हैं जो नॉन गैसेस हो, लिक्विड या सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं हाई प्रेशर पर। या सिंपल भाषा में हम बोलें कि अगर किसी रिएक्शन का प्रेशर हम बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में बढ़ेगा, मूव करेगा जिस डायरेक्शन में वॉल्यूम कम हो रहा हो। और अगर हम किसी रिएक्शन का प्रेशर कम करते हैं तो इक्विलिब्रियम हम उस डायरेक्शन में बढ़ाने की कोशिश करेंगे जिस डायरेक्शन में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा हो। क्योंकि बॉयल्स लॉ कहता है कि प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम कम होता है। प्रेशर मैं बढ़ा दूंगा, पिस्टन नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो वॉल्यूम कम होगा। इसका वॉल्यूम लिक्विड का कम नहीं होगा, गैस का कम होगा। तो गैस का कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे वाटर की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही टेम्परेचर की बात है, ऐसे ही प्रेशर की बात है, ऐसे ही कॉन्सेंट्रेशन की बात है। तो ये एक प्रिंसिपल के जो स्टेटमेंट हैं वो पहले मैं बता देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। व्हेन ए सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू ए चेंज, कोई सिस्टम, और ये सिस्टम कैसा है? इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। व्हेन इक्विलिब्रियम सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू ए चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर और प्रेशर, ये तीन मेन चीजें हैं। द इक्विलिब्रियम गेट्स डिस्टर्ब। अब इक्विलिब्रियम थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन फिर वो रुकेगा कि समझ भाई अपने आप को कांस्टेंट करो किसी तरह से, के की वैल्यू, के अब डिस्टर्ब हो गया, के जो है क्यू बन गया। फिर लेकिन वो अपने आप को धीरे 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 करके कॉन्स्टेंसी की तरफ लाएगा। नए सेट ऑफ कंडीशन में अपने आप को वो एडजस्ट करेगा, अडॉप्ट करेगा बाहर के एनवायरनमेंट को। जैसे हम करते हैं, थोड़े दिन में सर्दी की जगह जाते हैं तो थोड़े दिन के बाद हमें सर्दी में अडॉप्ट कर लेती है हमें, और हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं और हम नॉर्मली फिर आराम से रहने लगते हैं। तो ये इक्विलिब्रियम है। ये दोबारा से डिस्टर्ब होने के बाद इक्विलिब्रियम, के की वैल्यू थोड़ी देर के बाद फिर कांस्टेंट हो जाती है और नई वैल्यू एडजस्ट होती है। सिस्टम रीएडजस्ट इटसेल्फ अंटिल इट रिटर्न्स टू इक्विलिब्रियम। यही ले चैटेलियर प्रिंसिपल है। इसको हम लैंग्वेज चाहे कोई भी दे दें, लेकिन समझने का इसको वे तो एक यही है। एग्जाम्पल जब हम करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगी बात। इसको हम ऐसे भी, डिफरेंट लैंग्वेज है, बात वही है। चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर दैट डिटरमिन द इक्विलिब्रियम of a system will shift the equilibrium in such a manner to reduce or to counter the effect of change। जैसे मैंने अभी बताया, इक्विलिब्रियम अपने आप को ऐसे डायरेक्शन में शिफ्ट करता है जहां से जो हमने चेंज किया है वो चेंज नलीफाई हो जाए, यानी उसका इफेक्ट कुछ कम हो जाए। जैसे हमने प्रेशर बढ़ा दिया, तो प्रेशर बढ़ाने के लिए इक्विलिब्रियम अपने आप को ऐसी तरफ शिफ्ट करेगा जिस तरफ वॉल्यूम कम हो रहा हो, यानी लिक्विड ज्यादा बन रहा हो। ये है चेंज। हम इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल बहुत सारी चीजों में कर सकते हैं। अगर हमें क्वालिटेटिवली बताना है इफेक्ट को, क्वालिटेटिवली का मतलब यह है कि हमें बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज नहीं बतानी है, बस जस्ट देख के बताना है कि इक्विलिब्रियम का डायरेक्शन क्या है, फॉरवर्ड है बैकवर्ड है। बड़ा पुराना दिया हुआ प्रिंसिपल है, आजकल का नहीं है ये। हम ऐसे वैल्यू तो नहीं बता सकते ना कि कितना अमाउंट शिफ्ट होगा, क्वांटिटी नहीं बता सकते हम सिर्फ डायरेक्शन बता सकते हैं कि इक्विलिब्रियम बैकवर्ड होगा या फॉरवर्ड जाएगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन नए सेट में कितना हो जाएगा वो तो हमें कैलकुलेशन करके ही बताना पड़ेगा। तो ले चैटेलियर प्रिंसिपल क्या बताता है? सिर्फ
क्वालिटेटिव एस्टिमेशन बताता है, क्वालिटेटिव इफेक्ट बताता है, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ये नहीं बताता है। बात क्लियर हो गई ये? एप्लीकेशन में इसका एग्जाम्पल हम करेंगे। अब ये केमिकल इक्विलिब्रियम में हम कर रहे हैं एग्जाम्पल। फिजिकल इक्विलिब्रियम में मतलब जब मॉलिक्यूल्स में बॉन्डिंग ना टूटे, सिर्फ फिजिकल चेंज आए, जैसे वाटर एंड वेपर वाला फिजिकल इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल है, केमिकल का नहीं है। और केमिकल का मतलब केमिकल रिएक्शन हो जाए, रिएक्टेंट में से बॉन्ड टूट जाए, बन जाए कुछ, और प्रोडक्ट में बॉन्ड टूट जाए, बन जाए, ये वाली कंडीशन आएगी। एक हमारा पहला एग्जाम्पल है, हेबर प्रोसेस होता है और अमोनिया बनाने के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं, और ये गिवन है आपको सारा कुछ, इतना तक गिवन है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन मैंने लिखा है, इसमें जब मैं 1 मोल या 1 वॉल्यूम अमोनिया को 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन से रिएक्शन करता हूं तो 2 वॉल्यूम अमोनिया बन जाता है। नाइट्रोजन का 1 वॉल्यूम, हाइड्रोजन 3 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम, प्लस ये क्यों है, हीट, हीट से रिलेशन है, डेल्टा एच तो नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक हो गया ना। अब प्लस 23 किलो कैलोरी एनर्जी निकली, मतलब हीट निकली, मतलब एक्सोथर्मिक है, मतलब डेल्टा एच नेगेटिव होगा। तो ये भी बात केयरफुली करनी है, आपको समझनी है। अगर डेल्टा एच दिया है मतलब हीट इवॉल्व हुई है, और अगर क्यू लिख दिया या डेल्टा यहाँ डेटा दे दिया जस्ट हमें, तो आपको ये खुद जज करना पड़ेगा। ये एक्सोथर्मिक लिख करके नहीं दिया जाएगा आपको, ये मैंने लिख दिया ताकि हम प्रिंसिपल समझे, ना कि इसके चक्कर में उलझ जाएं। इसमें बहुत कंफ्यूजन लगता है बच्चे, इसको एक्सोथर्मिक को एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक को एक्सोथर्मिक, क्योंकि डेटा गिवन होगा आपको। क्यू का मतलब अलग होता है, प्लस क्यू दिया है मतलब एक्सोथर्मिक है, राइट हैंड पे प्लस दिया है अगर मतलब एक्सोथर्मिक है, राइट हैंड पर डेल्टा एच नेगेटिव दिया है मतलब एक्सोथर्मिक है। डेल्टा एच नेगेटिव इज इक्वल टू क्यू प्लस क्यू पॉजिटिव, ये पुरानी बातें हैं जो हम करते आ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स से। वेल ये गिवन है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं प्रेशर की। हम एक सिस्टम समझते हैं यहां, जो एक मूवेबल पिस्टन पर, इस सिस्टम को लिया मैंने, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया एंड NH3 बनाया। यहां टोटल मोल्स इसके थे 3 और 1 4। नाइट्रोजन का 1 मोल था, 3 मोल इसके थे। जब रिएक्शन हो रहा है तो यहां 2 मोल बन रहे हैं प्रोडक्ट के, 2 मोल्स। 4 से 2 मोल डेल्टा एन, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट -2 आ गया। 2 -4 करोगे ना डेल्टा एन, चेंज इन वॉल्यूम मैं देखता हूं पूरे सिस्टम में किधर को खिसक रहा है वॉल्यूम। 4 वॉल्यूम से 2 वॉल्यूम हो रहा है, मतलब सिकुड़ रहा है। इसका मतलब है कि यहां पर रिएक्टेंट के वॉल्यूम ज्यादा है, प्रोडक्ट का वॉल्यूम कम है। ये ऐसी कुछ कंडीशन है। लेकिन ये जो इक्विलिब्रियम होगा उसमें कुछ रिएक्टेंट होगा मौजूद, कुछ प्रोडक्ट मौजूद होगा, दोनों के अपने अपने वॉल्यूम है। जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता चला जाएगा ऐसे ऐसे वॉल्यूम कम होता चला जाएगा पूरे सिस्टम का। ये वाली बात समझनी है आपको। अब यहां मैं देख रहा हूं इस रिएक्शन में कि वॉल्यूम के कम होने के साथ रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। 4 वॉल्यूम से 2 वॉल्यूम या 4 लीटर से 2 लीटर। अगर मैं रिएक्शन को किसी एक फिक्स टेम्परेचर या एसटीपी पर करता हूं तो 1 मोल का तो वॉल्यूम फिक्स होता है, तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूं कि रिड्यूस हो रहा है वॉल्यूम। अगर रिड्यूस हो रहा है वॉल्यूम तो उसका प्रेशर के साथ क्या रिलेशन हुआ करता है, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया था। बॉयल्स लॉ क्या कहता है किसी सिस्टम के लिए, अगर मैं ऊपर से प्रेशर बढ़ा दूं, बढ़ाने पर
वॉल्यूम ये नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, वॉल्यूम कम होगा। तो वॉल्यूम कम होगा तो ये फेवरेबल क्या है, वॉल्यूम कम होना फेवरेबल है, यानी प्रेशर हाई होना फेवरेबल है। अगर मैं इस पूरे सिस्टम को एक क्लोज कंटेनर में लेकर के ऊपर से हाई प्रेशर कर देता हूं, तो हाई प्रेशर होने का मतलब इक्विलिब्रियम अपने आप को ऐसी तरफ लेकर के आने की कोशिश करेगा जहां वॉल्यूम कम हो। हाई प्रेशर, प्रेशर हाई मतलब वॉल्यूम कम। बॉयल्स लॉ है ये, ध्यान रहे, ये बात दिमाग में होनी चाहिए। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते हैं वॉल्यूम कम होता है। तो आपने क्या किया, इस कंटेनर का प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम कम होता चला जाएगा, और कम और कम और कम। तो वॉल्यूम कम किधर हो रहा है, प्रोडक्ट की तरफ हो रहा है, रिएक्टेंट की तरफ तो वॉल्यूम ज्यादा है। यानी इक्विलिब्रियम अपने आप को ऐसी तरफ ले जाएगा जहां कम वॉल्यूम है, यानी प्रोडक्ट की तरफ। दो वॉल्यूम है प्रोडक्ट की तरफ, तो इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट होगा। तो इस गिवन सेट ऑफ कंडीशन में अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूं, तो प्रेशर इंक्रीज करने पर ज्यादा वॉल्यूम से कम वॉल्यूम की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होना चाहिए। रिवर्स होता, अगर मान लो इधर वॉल्यूम कम होता, इधर दो वॉल्यूम, मान लो किसी और स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट कुछ और होते, इधर 2 होता इधर 5 होता, तो फिर प्रेशर बढ़ाने पर बैकवर्ड होता रिएक्शन। दोनों के बराबर होते वॉल्यूम, कोई फर्क ना पड़ता प्रेशर का। भाई जब आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो रिएक्टेंट का भी वॉल्यूम उतना ही, प्रोडक्ट का भी वॉल्यूम उतना ही, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि चेंज ही नहीं हो रहा है, जितना रिएक्टेंट उतना ही प्रोडक्ट। तो अभी तो इस केस में जब मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो कम वॉल्यूम की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होना जरूरी है, और कम वॉल्यूम है प्रोडक्ट की तरफ, ज्यादा वॉल्यूम से 4 वॉल्यूम से 2 वॉल्यूम पर। ये कंडीशन आप अगर समझ गए तो बड़े आसान है समझना चीजों। बॉयल्स लॉ समझो बस। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, ऊपर से प्रेशर बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ाने पर सेम टेम्परेचर पर, टेम्परेचर फिक्स रखते हुए वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाता है। एक कंडीशन हमारी ये हो गई। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, या अगर किसी को याद करने की आदत होती है तो जब भी प्रोडक्ट में मोल्स कम होते हैं तो प्रेशर बढ़ाना फायदेमंद होता है प्रोडक्ट बनाने के लिए। जब भी कोई ऐसा रिएक्शन, हम ये तो मैंने समझाई थ्योरी आपको, लेकिन अगर किसी को याद करना है तो याद भी कर लो। कोई रिएक्शन अगर हाई वॉल्यूम से लो वॉल्यूम की तरफ चल रहा है, यानी प्रोडक्ट में लो वॉल्यूम है और रिएक्टेंट में हाई वॉल्यूम है, तो प्रेशर बढ़ाना फायदेमंद है। और ये बात मुझे कैसे पता चलेगी कि हाई वॉल्यूम से लो वॉल्यूम, मैं चेंज इन मोल्स देखूंगा ना। चेंज इन मोल्स अगर नंबर ऑफ मोल्स नेगेटिव में आया, यानी 0 से कम आया, नेगेटिव में आने का मतलब, तो मतलब सिस्टम हाई वॉल्यूम से लो वॉल्यूम की तरफ चल रहा है, ज्यादा मोल से कम मोल की तरफ चल रहा है, तो प्रेशर बढ़ाना फायदेमंद होगा। याद भी करनी है तो ये वाली बात याद कर लो, करनी चाहिए नहीं वैसे, बड़ी डिटेल से समझाई है मैंने। जैसे जैसे हमने प्रेशर बढ़ाया ऐसे ऐसे वॉल्यूम कम की तरफ का मतलब डेल्टा एन 0 की तरफ। अगर तो आपको क्या करना है, कोई इक्वेशन गिवन है, प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट, गैसियस होगा भाई प्लीज, रिएक्ट अगर सॉलिड या लिक्विड है उसके मोल को नहीं काउंट करोगे, उसका तो नेग्लेजेबल वॉल्यूम होगा ना। ये गैसियस रिएक्टेंट प्रोडक्ट के लिए बात हो रही है, जो मोल काउंट करोगे। ये तो N2 भी गैसियस होता है, H2 भी गैसियस होता है, ये भी गैसियस होता है, गिवन होगा यहाँ पर। अगर यहाँ सॉलिड या लिक्विड आ गया उसे नेग्लेक्ट कर दोगे, बिल्कुल हटा दोगे, उसके मोल्स को काउंट नहीं करोगे। तो गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के लिए डेल्टा एन अगर किसी के लिए प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट नेगेटिव आता है, तो ऐसे केस में रिएक्शन बढ़ाना इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देता है। दैट मीन्स इस रिएक्शन के लिए प्रेशर बढ़ाना फायदेमंद है। पहली बात ये हो गई, हाई प्रेशर विल फेवर रिएक्शन। एक बात हमने डिस्कस कर ली। अब दूसरी बात ये आ गई हीट की। हीट निकल रही है साथ, यहां डेल्टा एच छोड़ दो, हीट की बात करो। अगर मैं इस हीट को हटाता रहूं यहां से, तो ये अच्छी बात है,
इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड चलेगा। अगर मैं बाहर से और हीट यहां पर दे दूं और हीट यहां से निकल भी रही है, बाहर से और हीट में दे रहा हूं, इसे गड़बड़ हो जाएगी ना। फीवर होता है ना जैसे किसी को, तो उसे कभी रजाई में नहीं अंदर कवर करके या उसे हीट नहीं करना चाहिए, हीटर से दूर रखना चाहिए। एसी चलाओ, उसके ऊपर ठंडी पट्टी रखी जाती है ना, फीवर होता है किसी को, ठंडी पट्टी रखने में तो उसकी हीट बाहर निकालना चाहते हैं। और तो यहाँ तो पहले से हीट प्रोड्यूस हो रही है, हमने अगर हीट दे दी इसको तो इक्विलिब्रियम तो इधर को खिसक जाएगा, बैकवर्ड हो जाएगा। दैट मीन्स हमें टेम्परेचर लो रखना पड़ेगा। अगर किसी रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हो रही है, डेल्टा एच नेगेटिव है, तब फेवरेबल कंडीशन वो होती है कि हम उसे कूल करें, यानी लो टेम्परेचर लेकर के आए, यानी जो हीट निकल रही है उसकी उसे हटा दें वहां से। तो इस रिएक्शन के लिए जो फेवरेबल कंडीशन होगी टेम्परेचर की, वो क्या होगी, लो टेम्परेचर रखना फेवरेबल होगा। और रही रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की बात, वो तो अभी हमने थोड़ी देर पहले की थी कि अगर कोई इक्विलिब्रियम आ गया, मान लो रिएक्टेंट है एंड प्रोडक्ट है, अभी डिटेल से आपको बात बताई थी मैंने रिएक्टेंट डाल दिए इसमें, तो इक्विलिब्रियम नया एस्टेब्लिश होगा। फिलहाल तो मेरे पास P बाय R था, ये कॉन्सेंट्रेशन K की वैल्यू थी, तो अब मैंने R डाल दिया ज्यादा। R अगर बढ़ गया तो ये अपने आप को K वहीं पर लाने की कोशिश करेगा जहां पर था, उसके लिए प्रोडक्ट बढ़ाना पड़ेगा इसको। R बढ़ गया तो प्रोडक्ट को क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक ये पुराने वाला रेशो नहीं आ पाएगा। समझ लो चलो, अगर आपको दिक्कत की बात है तो ये समझो कि मेरे पास कोई रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट बना रहा है, इसके लिए K की वैल्यू सपोज करते हैं 10 है। किसकी वैल्यू 10 है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। दैट मीन्स ये 10 है, ये 1 है, सॉरी 1। अब आपने क्या किया, बाहर से रिएक्टेंट डाल दिया बहुत सारा। अब रिएक्टेंट बढ़ गया, एक की जगह आपने 5 कर दिया रिएक्टेंट, तो ये तो डिस्टर्ब हो गया। 10/5 2 हो गया, ये तो गड़बड़ हो गई, जबकि कांस्टेंट इसका 10 है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, ये वैल्यू बढ़ाते जाना पड़ेगा, ये वैल्यू कम करते जाना पड़ेगा, नई वैल्यूज फिर ऐसी आए ताकि ये कॉन्सेंट्रेशन, ये K की वैल्यू दोबारा से 10 एस्टेब्लिश हो जाए, यानी ये कंज्यूम होना शुरू हो जाए, प्रोडक्ट बढ़ना शुरू हो जाए। अब बढ़ना शुरू हो गया, ये कंज्यूम होना शुरू हो गया, तो इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो गया ना। अब ये K थोड़ी देर तक के लिए K नहीं रहेगी वैल्यू, लेकिन फिर एक नई वैल्यू दोबारा से आएंगी रिएक्टेंट की एंड प्रोडक्ट की, जिसमें K फिर दोबारा से एस्टेब्लिश हो जाएगा। यानी अगर मैं रिएक्टेंट डाल दूंगा तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, अगर मैं बाहर से प्रोडक्ट ऐड करूंगा तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा। ये हर रिएक्शन के लिए बात ट्रू है, कैसा भी किसी भी टाइप का रिएक्शन है। अगर हम एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन लेते हैं, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, आपने बीच में नाइट्रोजन और डाल दिया तो अमोनिया और बन जाएगा। इक्विलिब्रियम था, हमने बाहर से अमोनिया ऐड कर दिया, तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ज्यादा बन जाएंगे थोड़ी देर में, जितने थे इक्विलिब्रियम में उससे ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि K कांस्टेंट करना है। अब बाहर, जैसे हम बाहर से अमोनिया ऐड करते हैं, बाहर से अमोनिया ऐड करने पर इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, उधर जाएगा जिधर से ये कंज्यूम हो, और वो है बैकवर्ड। मैं रिवर्स भी तो कर सकता हूं, मैं यहां से अमोनिया हटा दूं अगर, अब हट गया, वही एक इक्विलिब्रियम देखो, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, K की वैल्यू कांस्टेंट है, मैंने क्या किया, प्रोडक्ट हटा दिया, कम कर दिया प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट कम कर दिया तो रिएक्टेंट और ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, यानी इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा K को मेंटेन करने के लिए, अगर K आप कांस्टेंट रखना चाहते हो तो। ये बैठ के इसे सोचना पड़ेगा, सोचो अलग अलग दिमाग में वैल्यूज, फिर जब आप न्यूमेरिकल करोगे आपको हंसी खेल लगेंगे कि ये तो कुछ भी नहीं है, इसमें है क्या।
और होते हैं सचमुच में। लेकिन अगर आप रटे रटाए टाइप करने की कोशिश करोगे कि हाँ हमने डेफिनेशन रट ली और बस फिर उसे, फिर तो होने को तो हो ही जाते हैं, कुछ हो जाते हैं लेकिन बहुत सारे नहीं होते, अच्छी चीजें नहीं हो पाती हैं फिर। वेल, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर हो गया, लो टेम्परेचर हो गया, और रिमूवल ऑफ अमोनिया क्या करेगा? चाहे हम रिएक्टेंट का रिमूवल करें तो बैकवर्ड, अगर प्रोडक्ट का रिमूवल करेंगे तो फॉरवर्ड, ये डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे। तो रिमूवल ऑफ अमोनिया, एक्सेस ऑफ N2H2 लिया तो फॉरवर्ड, टेम्परेचर लो किया तो फॉरवर्ड, हाई प्रेशर किया तो फॉरवर्ड, एंड रिमूवल ऑफ अमोनिया किया तो फॉरवर्ड, एडिशन ऑफ अमोनिया किया तो बैकवर्ड। ये मैं सारे फॉरवर्ड के लिए बता रहा हूं, ये सारी कंडीशन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर करती है रिएक्शन को। कौन सी कंडीशन बैकवर्ड डायरेक्शन में फेवर करेगी? अगर आपने लो प्रेशर कर दिया तो बैकवर्ड होगा रिएक्शन, अगर आपने टेम्परेचर हाई कर दिया तो पहले से हीट निकल रही है और उल्टा आप टेम्परेचर हाई कर रहे हो, रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगा। आपने नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऐड करने की जगह रिमूव कर दी है तो रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगा। आपने अमोनिया हटाने की जगह ऐड कर दिया बाहर से तो रिएक्शन बैकवर्ड होगा। ये कंडीशंस हैं जो हम अप्लाई करते हैं। ये सब सारा जितना भी हमने किया, ये एक क्वालिटेटिव कंपैरिजन किया। हमने ये तो नहीं बताया कि नया कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया या नई वैल्यू के की कितनी आई, नया जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का एंड प्रोडक्ट का कितना हो गया, ये तो हमने नहीं बताया। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्शन इक्विलिब्रियम का क्या है। तो आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे। और मैंने पहले भी बोला था कि केमिकल इक्विलिब्रियम का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ला शैटेलियर्स प्रिंसिपल्स जो है। जो आयनिक इक्विलिब्रियम है उसमें तो कुछ चीजें हैं इसके बराबर की इंपॉर्टेंट, जैसे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वगैरह हम करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, केमिकल इक्विलिब्रियम का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है।